जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। 5 मई को नीट 2024 का एग्ज़ाम है और सब कुछ ठीक रहा तो 14 जून को नीट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। जो भी बच्चे नीट 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एक सवाल है और इस सवाल का आंसर आपको 14 जून को देना है। हालांकि जैसे ही नीट का पेपर होगा 5 मई को, तो 5 मई को देर रात तक या 6 मई के सुबह तक ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे ही नीट के पेपर का आंसर की आता है और उसे आप टैली कर लेते हैं तो आपको अपने मार्क्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। बट वो सवाल ये होगा, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है और आपको एक ही वर्ड में ये आंसर करना होगा, दैट इज़ व्हाट, कि आर यू सेलेक्टेड और नॉट। आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर सिलेक्शन का मतलब है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट से। तो मार्क्स के बेसिस पे आपको एक अनुमान लग जाता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। और भले ही रिज़ल्ट लेट से आता है या रैंकिंग वगैरह लेट से आता है, काउंसलिंग लेट से आता है, बट ऑलमोस्ट 95% लोगों का प्रेडिक्ट हो जाता है कि उनको एमबीबीएस की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन वापस से वहीं पर आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और तब आपके पास एक ही आंसर होना चाहिए, ठीक है, आइदर यस और नो। अब बीच की कोई बात नहीं होती, ठीक है। आप उस समय बहाने नहीं बना सकते कि इस साल मैंने ड्रॉप लिया था तो मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ, मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं गया, केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया, नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हो गए। क्योंकि इतना सब कुछ सुनने के लिए जो भी आपसे पूछेंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके दोस्त यार होंगे, आपके टीचर्स होंगे, जो भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तुमने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया था, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ तुम्हारा, तो इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो आपके बहाने या जो कुछ भी है, बाद में उन सबको बहानों में ही कंसिडर किया जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका आंसर यस होने वाला है या नो होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ वो स्टेट है, आप जानते होंगे, कि जहां पे कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट कम मार्क्स पर मिल जाती है। मैं यहाँ स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ होता है वो तो ऑल इंडिया से डिसाइड होता है, बट ऑन एंड एवरेज अगर हम पिछले कुछ सालों का देखें तो लास्ट ईयर जैसे अनरिजर्व को 530 नंबर पे, ओबीसी को 521 मार्क्स पे, एससी को 425 मार्क्स पे, एसटी को 315 नंबर पे और ईडब्ल्यूएस को समथिंग 473 473 मार्क्स पे एमबीबीएस की सीट मिली हुई थी। दिस ईयर क्या रहेगा, एक प्रेडिक्टेड जो कट ऑफ है सारे कॉन्सेप्ट के साथ हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और आगे आगे जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होते जाएंगे, लाइक जैसे न्यू मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिलते जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी, आपका एग्ज़ाम नीट का हो जाएगा 5 मई को, पेपर का लेवल कैसा रहा, तो उसके आधार पे कुछ और एक्यूरेट हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा। आप अपना बेस्ट ट्राई करिए। तब तक सिर्फ 1 महीने, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो लगभग 1 महीने बचे हैं, आपके लास्ट 1 मंथ का प्रिपरेशन है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये जो सफ़र रहा है आपका नीट प्रिपरेशन का, अगर आप ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट हैं और 1 ईयर का आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप मान के चलिए कि आपका 90% जो सफ़र जो है वो तय हो गया है। अब लगभग आपका 10% ही बचा हुआ है ना। लेकिन आपको मंजिल पे पहुंचा हुआ तब माना जाएगा जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि 90% आपने सक्सेसफुली सफ़र तय कर लिया, अच्छा प्रिपरेशन किया अब तक, लेकिन लास्ट के 1 मंथ में अगर आप लैग कर गए, पीछे हो गए या किसी कारण से जिससे आपका रिजल्ट रुक जाता है या बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता है, उस अवस्था में भी ये माना जाएगा कि आप सिलेक्ट नहीं हुए। दैट इज़ कि कोई इसमें कंसिडर नहीं कर लिया जाएगा कि चलो साल भर आपने अच्छा प्रिपेयर किया था, टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो चलो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे दें। एडमिशन तो तभी होगा जब आप नीट क्वालिफाई करते हैं, और नॉट ओनली क्वालिफाई, आपका जो मार्क्स है कट ऑफ मार्क्स के ऊपर रहता है। तो आपको ज़रा ध्यान देना है इस लास्ट मंथ में। ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे ज्ञान नहीं दूंगा, कुछ सिंपल सी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। एट द एंड आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, क्योंकि अल्टीमेटली परफॉर्मेंस आपका वही माना जाएगा जो नीट एग्ज़ाम के दिन है ना, आप 2 PM से लेकर है ना 5:20, ये आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक होगा, है ना। तो इस समय जो आप परफॉर्म करेंगे, साल भर का जो परफॉर्मेंस है जैसा भी रहा है आपका, उसका अल्टीमेट रिजल्ट कंसिडर होगा कि 2 बजे से लेकर 5:20 तक, 5 मई को जो आप परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो उस समय का ही इसका रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा। ये तो चलो ठीक है, आपने जैसा भी किया, बट कोशिश करिए कि एट द एंड जब आप एग्ज़ाम हॉल के में जाएं और वहाँ पे पेपर सॉल्व करने के लिए बैठें, तो वहाँ पे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। जब आप मेजर टेस्ट दे रहे होंगे, इस टाइम पे आपके वीकली 2 या 3 मेजर टेस्ट चल रहे हैं, तो उसमें ही आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, उसको करेक्ट करना है।
स्पीड इसलिए ज़रूरी है कि यही पेपर, नीट का जो पेपर आपका आता है, अगर आपको एग्ज़ाम हॉल के बाहर 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के लिए बनाने के लिए दे दिया जाए, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा समय होता है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन पेपर बनाते हो और वो बनता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर स्पीड मेंटेन रखनी है ताकि आप सिलेक्शन के लायक या उससे ऊपर के मार्क्स इन 3 घंटे 20 मिनट को तो आप हटा ही दीजिए, बिकॉज ऑफ कि वो 20 मिनट्स अदर दूसरे कामों में चले जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर भी। तो 3 घंटे में ही आपको 200 क्वेश्चन रीड करना है और इसमें से आउट ऑफ 180 क्वेश्चन अगर आप इतना अटेम्प्ट नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम उतना जरूर अटेम्प्ट करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। नाउ अब एक्यूरेसी का क्या इंपॉर्टेंस है। कई बार क्या होता है कि हम इन चीज़ों को, आप अभी टेस्ट में अपना जो टेस्ट दे रहे हैं मेजर टेस्ट, उसमें टेस्ट कर लीजिए। इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, हड़बड़ी में हम गड़बड़ी कर देते हैं, स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में हमसे गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आपको सुधारना है कि स्पीड तो रहे प्रॉपर। जैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है तो दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है क्योंकि एक क्वेश्चन का नेगेटिव मार्क ये डिसाइड कर सकता है कि आपको डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है। सिलेक्शन में और सेलेक्ट नहीं होने वालों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मैं पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो सिलेक्ट हो रहे हैं और जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। एक एक नंबर का फाइट रहता है, एक एक नंबर पे कई स्टूडेंट होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर जैसे छत्तीसगढ़ में अनरिजर्व का मैं कह रहा हूँ कि 530 मार्क्स पे MBBS मिला था। तो सिनेरियो ये भी रहा कि 530 नंबर वाले को MBBS नहीं भी मिला था। दैट मीन्स कि सेम मार्क्स होने पे मिला भी था, नहीं मिला था। और 529 है ना, एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, या 529, 528 ऐसे बच्चों को नहीं मिला था। तो हुआ क्या होगा, इनको साल भर ये बात लगी होगी कि हमने कौन सा क्वेश्चन गलत कर दिया, कहाँ पे हम एक्यूरेट नहीं कर पाए। सही नहीं किया उससे अलग बात है, लेकिन कहाँ पे क्वेश्चन इनसे गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो लास्ट के मंथ के प्रिपरेशन में आपको रिवीजन करना है, PYQ बनाना है, नो डाउट ये चीज़ें तो करनी ही है, लेकिन अपने स्पीड पे और एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। आप एक्यूरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन स्पीड आपकी कम है, दैट मीन्स कि आप पूरे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप स्पीड मेंटेन कर रहे हो, स्पीड बहुत अच्छी है, आप 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, दैट मीन्स कि नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हो रहे हैं, तब भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड नहीं आएगा। तो इस चीज़ों को अभी लास्ट के 1 मंथ में जब आप घर में प्रैक्टिस करें या टेस्ट देने जाएं तो इन 2 चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपसे टेस्ट पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचिए बेटा, क्योंकि मैंने कहा टेस्ट के रिजल्ट के आधार पे आपको MBBS की सीट नहीं मिलेगी, आपको MBBS की सीट मिलेगी नीट के एग्ज़ाम के आधार पे। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में एक्यूरेसी भूल जाते हैं, दैट मीन्स कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाता है। जो सिली मिस्टेक होते हैं ना, जो बाद में बहुत ज़्यादा जिनका रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, वो यही होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। एक और चीज़ है ओवर थिंकिंग में, हर बहुत सारे वीडियो में इसको मेंशन करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा समय सोचने में बिता देते हैं रदर कि वो कुछ वर्क करें। तो कुछ पढ़िए, क्वेश्चन बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, PYQ बनाते रहिए, न कि आप बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं सोचने में कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप घंटों बैठ के सोच रहे हो, ठीक है, इससे कोई फ़ायदा है नहीं। ओवर थिंकिंग का कोई अल्टीमेट नेगेटिव रिजल्ट ही है, समय आपका बर्बाद होगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो बेटर ये है कि ओवर थिंकिंग से बचिए, ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर उसके जैसे सोचने की जगह पे आप करने लगें, दैट मीन्स कि आप उसको प्रैक्टिस करने लगे, क्वेश्चन के थ्योरी को रिवाइज करने लगे, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। कितना मुझसे हो पाएगा, देखो 2 साल का सिलेबस होता है, 11th का, 12th का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th का कंप्लीट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th का कंप्लीट। कोई सोचे कि 1 महीने में मैं 0 से पढ़ के हीरो बन जाऊंगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो बेहतर यह है कि जितना अब तक आपने पढ़ा हुआ है कम से कम उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। कभी भी अगर आपको लगता है कि मान लो चलो 2024 नीट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम इस 1 मंथ को सही तरीके से तो यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर नीट 2025 के लिए भी आपके पास समय कम पड़ जाए। तो बेहतर यही होता है कि जितना भी आपके पास समय है और जितना आप अपना अधिकतम दे सकते हैं फ्रूटफुली, आप उतना करिए, ठीक है। खाली मत बैठिए, ज़्यादा बेहतर है। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, एज ए डॉक्टर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखें थोड़ा, है ना, अपने खान पान पे, क्योंकि फूड अच्छा रहेगा तो मूड अच्छा रहेगा, और मूड अच्छा रहेगा तभी आपकी पढ़ाई होगी। इस चीज़ को आपको प्रॉपर ध्यान देना है। अच्छा खाना, अच्छा मूड, और उससे आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं पर आप समझदार हैं, ठीक है।
मैं ऐसा मानता हूँ कि 17-18 साल की एज में आने के बाद बच्चे समझदार हो जाते हैं, काफ़ी समझदार हो जाते हैं। तो जिन तरीक़ों से आप पूरे साल भर प्रिपरेशन कर रहे थे वो तरीका भी बेस्ट है। बस कोशिश करिए कि 90% जर्नी जो है, अपना सफ़र जो है आपने तय कर लिया है, अब 10% ही बचा हुआ है। और इस 10% का जो समय है, दैट मीन्स कि जो 1 मंथ है, इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए। ये कम्प्लीटली आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे फ्रूटफुली पढ़ सकते हैं, कितने घंटे पढ़ना आपके लिए इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों के छोटे मोटे कंप्लेन है कि सर आलस बहुत लगता है, नींद बहुत आती है। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कहना चाहिए ऑर्गेनिक कॉज तो कम ही होता है, बहुत सारा कुछ साइकोलॉजिकल भी होता है। तो नए तरीके आजमाइए पढ़ने के, वॉक करके पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मूड में बैठ के पढ़ सकते हैं। कई बच्चे बेड में लेट के पढ़ते हैं तो उनको नींद आती है। तो ये छोटी मोटी समस्या बेटा अपने लेवल पे आप इसको रिजॉल्व करो, है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय श्री राम।